Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video we are going to talk about two new standards जो IFRS फाउंडेशन ने बनाए हैं और जो इफ़ेक्टिव हो चुके हैं फ्रॉम 1st January 2024 and standards are IFRS S1 that is general requirement for sustainability related disclosures and IFRS S2 that is climate related disclosures. अब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इन स्टैंडर्ड्स को अगर मैं बात करूँ ये FA में भी तुमसे पूछे जा सकते हैं, ये FR में भी तुमसे पूछे जा सकते हैं और ये SBR में भी तुमसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, FA, FR, SBR यहाँ पे देखा जाए तो ये तुम्हारे एक तरह से ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे, यहाँ पे तुम्हारे को इट कैन कम इन सब्जेक्टिव एज वेल. अब तुम्हारे को ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनकी एग्जैक्ट वर्डिंग अपनी बुक में मिल जाएगी, बट मैं तुम्हारे को इस वीडियो में इन दोनों स्टैंडर्ड्स को इस तरीके से समझा दूंगा कि तुम्हारे को ये दोनों स्टैंडर्ड्स का पर्पस मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा. तो ये एक कंबाइंड वीडियो है फॉर FA, FR एंड SBR. तो जो भी स्टूडेंट FA कर रहा है या SBR कर रहा है या SBR कर रहा है वो स्टूडेंट डायरेक्टली ये वीडियो देखें, इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएगा या समझ जाएगी. एंड उसके बाद यू कैन सिंपली जस्ट रीड द टेक्स्ट फ्रॉम योर बुक एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टैंडर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली. बहुत ही ईजी है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी ईजी. सो बेसिकली पहली बात जो IFRS है, IFRS में R का मतलब क्या होता है? इट इज़ रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के साथ कंपनी अपने एक डिस्क्लोजर नोट्स भी देती है. हमने पढ़ा हुआ था ना कि जब प्रोविजंस कंपनी बनाती है तो प्रोविजन कई बार डिस्क्लोज करने पड़ते हैं हमें. कई बार प्रोविजन हमारे को क्या कहते हैं, प्रोविजन का हमें एक बेसिकली प्रोविजन बुक्स में डालना होता है, या फिर कभी कभार हमें प्रोविजन सिर्फ डिस्क्लोज करना होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी हमें बुक्स में डालने की ज़रूरत नहीं है. नहीं पढ़ा तो तुम प्रोविजन वाले चैप्टर में इसको तुम पढ़ोगे. तो बेसिकली क्या है, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं दीज आर वर्किंग ऑन डिस्क्लोजर्स एंड इफ़ रिक्वायर्ड तो इसके लिए हमें शायद प्रोविज़न भी बनाना पड़ सकता है. तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स किस बारे में बात करते हैं? नॉर्मली हमने जितने भी स्टैंडर्ड्स अभी तक पढ़े, IFRS ने जितने भी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि कंपनी के अंदर जो अकाउंटिंग होती है उस अकाउंटिंग का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और कैसे उसको हमें रिपोर्ट करना है. ये कंपनी में जो भी वर्किंग चल रही है, फाइनेंशियल वर्किंग जो भी चल रही है, जो कंपनी बुक्स बना रही है, उसमें हर ट्रांजैक्शन जो भी बेसिकली अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से उसको ट्रीट करते थे, तो IFRS स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कहते हैं कि आपको उस चीज़ को जो हर अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में चल रही हैं एक सिंगल तरीका बना दिया, इस तरीके से आप उसको फॉलो करो एंड इस तरीके से उसको डिस्क्लोज करो. दैट्स व्हाट IFRS इज वर्कड ऑन. ठीक है, बट इस बार IFRS ने दो ऐसे नए स्टैंडर्ड्स बनाए हैं विच नॉट डायरेक्टली वर्क्स ऑन दी बुक्स, कि जो कंपनी में ट्रांजैक्शंस हुई हैं पूरे साल में उसके लिए ये स्टैंडर्ड्स नहीं है. मतलब थोड़ी बहुत इन स्टैंडर्ड से बुक में चेंजेस हो सकते हैं बट टेक्निकली उनके लिए स्टैंडर्ड्स नहीं है. ये स्टैंडर्ड्स बेसिकली हैं तुम्हारे सस्टेनेबिलिटी के और क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर के. अब तुम कहोगे कि कंपनी का सस्टेनेबिलिटी से या क्लाइमेट रिलेटेड क्या कंपनी डिस्क्लोज कर सकती है? अब कंपनी ये थोड़ी बताएगी कि हमारे एरिया के पास सर्दियाँ होती हैं, गर्मियाँ होती हैं, ठीक है ना. सस्टेनेबिलिटी ये थोड़ी बताएगी कि हम ये चीज़ ऐसा चल रहा है, ये वेदर ऐसा है, या हमारे यहाँ से जो गैस निकल रही है वो ऐसी गैस है. कुछ भी, मतलब कंपनीज कैसे इस को डिस्क्लोज करेंगी, ये चीज़ IFRS S1 और IFRS S2 में IFRS ने क्लियर करी है. तो मैं तुम्हारे को दोनों स्टैंडर्ड्स अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना. आई एक्सप्लेन यू दीज स्टैंडर्ड्स अलॉन्ग विद एग्जांपल्स ताकि बहुत क्लियर तुम्हारे को ये समझ आ जाए. ठीक है, चलो पहले हम बात करते हैं IFRS S1 की, दैट इज़ जनरल रिक्वायरमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स. तो पहली बात हम करते हैं, व्हाट इज़ सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है यूजिंग द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट कि फ्यूचर की जो उसकी नीड्स हैं वो हम अभी ख़त्म ना कर दें. ठीक है, इट इज़ लाइक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो डिस्क्लोजर्स होते हैं वहाँ ये भी बताना होता है, मे बी इट इज़ रिक्वायर्ड इन वर्ड्स, मे बी इट इज़ रिक्वायर्ड इन
नंबर्स कि कंपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कर रही है, व्हाट कंपनी इज डूइंग फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इसका मैं तुम्हारे को एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंपनी क्या कर रही है, ये चीज़ कंपनी कैसे डिस्क्लोज करेगी अपने डिस्क्लोजर नोट्स में। एग्जाम्पल लेते हैं हम टाटा मोटर्स का। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ टाटा मोटर्स। तो जो टाटा मोटर्स है, बेसिकली जो भी हमारी ये टाटा मोटर्स या Hyundai, होंडा, जितनी भी ये कार व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ को अब जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक चीज़ बहुत क्लियर बता दी है कि वी वांट कि अब तुम्हारे सबको ईवी में अपनी जो कार्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना है। डीजल के अगेंस्ट तो हमारी गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्टली हो चुकी है कि डीजल कार तो बनानी बंद ही करो, और पेट्रोल के लिए भी देयर लाइक कि पेट्रोल को भी जितना कम हो सकता है करो एंड शिफ्ट टू ईवी। ये गवर्नमेंट ने क्लियर गाइडलाइंस दी हैं, नॉट ओनली टू पीपल कि तुम ईवी कार परचेज करो, ऑल्सो टू द कंपनीज के यू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग मोर ईवी कार्स। ठीक है, तो टाटा मोटर्स के लिए एक सस्टेनेबिलिटी रिस्क हो गया, एक रिस्क हो गया इसके लिए कि अगर इफ इट वांट्स टू सस्टेन इन द मार्केट, प्लस जो ये डीजल हैं, डीजल और पेट्रोल की जो फ्यूचर नीड्स हैं, क्योंकि डीजल जो है इट यूजेस इन लाइक ट्रक्स वगैरह ईवीज नहीं बन सकते, काफ़ी मुश्किल है, तो ट्रक्स वगैरह डीजल पे ही चलेंगे। ठीक है ना, बहुत रेयर है कि ट्रक्स पेट्रोल पे चले, दे नॉर्मली रन ऑन डीजल। तो बात यह है कि अगर कार्स भी डीजल पे चलने लग जाएंगी तो देयर माइट बी अ टाइम कि ट्रक्स के लिए डीजल ही नहीं बचेगा, डीजल बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, और फिर हमारा जो रेगुलर वर्किंग होती है, जो कंपनीज़ की जो ट्रांसपोर्ट्स वगैरह होता है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा इशू आ सकते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो टाटा मोटर्स के लिए इट इज़ अ रिस्क, एंड टाटा मोटर्स को अब ये बताना है कि हम टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी हम क्या कर रहे हैं। तो टाटा मोटर्स एक डिस्क्लोजर दे सकती है इन वर्ड्स एज वेल एज नंबर्स। वर्ड्स में वो क्या कर सकती है, जैसे टाटा मोटर्स ने भी अपनी एक लाइन बता दी डिस्क्लोजर नोट्स में कि वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स as per the Indian policy, and we will phase out fossil fuels car by 2030. Just an example कि टाटा मोटर्स ने एक ये स्टेटमेंट दे दी कि बाय 2030 हम जितनी भी कार्स हैं वो सारी ईवी कार्स बनाएंगे और पेट्रोल और डीजल की कार्स बनानी ही हम बंद कर देंगे। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, कहाँ पे, अपने डिस्क्लोजर नोट्स में। ये दी उन्होंने अपने डिस्क्लोजर नोट्स में। अब डिस्क्लोजर नोट्स में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है इन वर्ड्स, साथ ही उन्होंने न्यूमेरिकली भी बताया है कि पिछले साल जो हमारे पेट्रोल व्हीकल थे वो इतने थे, डीजल व्हीकल इतने थे, और ईवीज़ हमारी इतनी थी। हर साल अगर हम देखें तो ईवी जो है इट्स बीन इंक्रीजिंग। आजकल टाटा की बहुत सारी ईवी कार्स आ रही हैं, डीजल भी इन्होंने काफ़ी कम कर दिया है, पेट्रोल तो इनकी नॉर्मल जो है वो चल रही हैं। तो इस तरह से वो नंबर्स में भी अपने डिस्क्लोजर्स दे सकते हैं, वर्ड्स में भी अपने डिस्क्लोजर दे सकते हैं। अब ये डिस्क्लोजर किसके लिए हैं? जो ये स्टैंडर्ड्स बनते हैं, स्टैंडर्ड्स टेक्निकली गवर्नमेंट के लिए तो बनते नहीं ना कि गवर्नमेंट ने बोला है तो ये स्टैंडर्ड्स बनाओ। ये गवर्नमेंट के लिए स्टैंडर्ड्स नहीं बनते, ये स्टैंडर्ड्स बनते हैं कंपनीज के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए। अब तुम सोचो, देयर इज़ अ पर्सन हु वांट टू इन्वेस्ट इन टाटा मोटर्स, देयर इज़ अ पर्सन हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन टाटा मोटर्स। इस पर्सन को ये भी पता है कि इस कंट्री में, इंडिया में, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि आपको ईवी कार्स में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो दिस पर्सन, जब उसको पता है कि टाटा मोटर्स अपनी बुक्स में ऐसे डिस्क्लोजर्स बना के देगी, विद प्रूफ्स बना के देगी डिस्क्लोजर्स, क्योंकि ऑडिट्स वगैरह भी होते हैं इनकी, है ना। अभी तुम जब AA पढ़ोगे, ऑडिट पढ़ोगे, तो ये डिस्क्लोजर नोट्स भी जो होते हैं इनका भी प्रॉपर ऑडिट होता है कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया। इट इज़ बीइंग चेक्ड बाय द ऑडिटर कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो जो ये इन्वेस्टर है, ही और शी विल सी कि क्या टाटा मोटर्स मार्केट में सस्टेनेबिलिटी के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं। इफ़ येस, देन ही विल बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन टाटा मोटर्स। ही विल बी इंटरेस्टेड कि टाटा मोटर्स गवर्नमेंट पॉलिसी से अलाइन है, दैट मीन्स वो आगे जाके अच्छा रिटर्न्स देगा इन्वेस्टर को। प्लस टाटा मोटर्स सस्टेनेबिलिटी के लिए भी काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट IFRS S1. So IFRS S1, that is General Requirement for Sustainability Related Disclosures। जितनी भी कंपनीज जिस भी फील्ड में काम करती हैं सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग, दे हैव टू गिव डिस्क्लोजर्स कि वो सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ कंपनी, जैसे मैं मान के चलता हूँ, जैसे नेस्ले, जैसे नेस्ले कंपनी है। अब जो नेस्ले कंपनी है, NESTLE, नेस्ले कंपनी है, तो नेस्ले कंपनी जो है
दिस कंपनी यूजेज अ लॉट ऑफ वाटर। जो चॉकलेट्स वगैरह बनाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने बनाते हैं, उसमें काफ़ी पानी यूज़ होता है, ठीक है ना। अब अगर वो अपने प्रोडक्ट्स में इतना ज़्यादा पानी बनाए यूज़ करेंगे, नेस्ले हो गया या जैसे वाटर बॉटल्स वगैरह भी होगी, कि वो इतना ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर के लिए पानी कम हो जाए, ठीक है ना। हम कहते हैं ना वाटर इज़ स्कैर्स, हमें बहुत लिमिटेड वाटर यूज़ करना है, पानी वेस्ट नहीं करना। तो इन्होंने भी अपने डिस्क्लोजर्स में बताया कि हम किस तरीके से पानी को कम यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से हम अपना जो वाटर है वो वेस्ट नहीं होगा। अब इसका मैं तुम्हारे को एक और एग्जांपल देता हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। जैसे मेरे घर पे एक आरओ लगा हुआ है, ठीक है, एक आरओ वाटर प्योरीफायर मेरे घर पे लगा हुआ है। मेरे घर पे लगा हुआ है प्योरिट का आरओ वाटर प्योरीफायर। प्योरिट का एक आरओ आता है, वो थोड़ा सा प्रीमियम में है, ठीक है। उनकी एक लाइन क्या है कि अगर आप हमारा प्योरिट यूज़ करते हो तो आप साल का इतने लीटर्स का वाटर वेस्टेज कम करोगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्योरिट का वाटर प्योरीफायर है, तुमने देखा होगा नॉर्मली जिन जिन स्टूडेंट्स के घर पे आरओ लगा हुआ है, तुम जब भी वो ऑन करते हो तो पीछे एक पाइप होती है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि आरओ भरता है लेट्स से 1 बकेट और 5-6 बकेट पानी निकल जाता है, तो इट्स लाइक वेस्टेज ऑफ वाटर। ऐसा होता है, बहुत जगह पे होता है। तो इन्होंने बताया कि हमारा जो डिवाइस है इट वर्क्स इन अ वे कि आपकी वाटर वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम होगी। तो दैट इज़ लाइक सस्टेनेबिलिटी, और यही चीज़ कंपनी अपनी बुक्स में डिस्क्लोज करेगी कि हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कि वाटर वेस्टेज कम हो और सस्टेनेबिलिटी का हम ध्यान रख रहे हैं, सो दैट गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी और उन पर फालतू की पेनल्टीज़ ना लगे, ठीक है ना। तो ये है हमारा IFRS S1। तुम्हारे को इसकी थ्योरी एग्जैक्टली समझने की ज़रूरत नहीं है, वो हर FR, FA और SPR तीनों में थोड़ी सी डिटेल्ड अलग अलग तरीके से होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या है, अच्छे से तुम इसको फिर वहाँ से पढ़ के समझ जाओगे। तो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स मतलब कि कंपनी को अपनी बुक्स में डिस्क्लोज करना है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंपनी क्या कर रही है, व्हाट दे आर डूइंग फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है दैट इज IFRS S2, इट इज क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर। इसको भी मैं टाटा से तुम्हें रिलेट करके बताता हूँ, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी तो बुक से थ्योरी पढ़ के क्लियर हो जाएगा। हमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड्स हैं क्या, इनका फ़ायदा क्या है। अब ये जो स्टैंडर्ड है क्लाइमेट, ये भी एक तरह से काइंड ऑफ इससे ही लिंक करता है, बट इट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट क्लाइमेट। तो टाटा अपने जो डिस्क्लोजर नोट्स हैं उसमें ये चीज़ बताएगी कि पहले जो हमारे पेट्रोल कार्स थी उससे इतना एमिशन होता था, ठीक है, डीजल से इतना एमिशन हमारा होता था, और EV कार से हमारा इतना एमिशन होता है। टोटल नंबर ऑफ कार्स हमारी इतनी है, तो इतना ओवरऑल एमिशन हमारा होता है। हम अब कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम EV में शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो एमिशन है वो कम हो जाएगा, जो ये एमिशन है, जो हमारी गैसेस का एमिशन है वो कम हो जाएगा, और उससे जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मतलब बेटर हो जाएगा, अभी से पॉल्यूशन कम हो जाएगा। ये भी बहुत ज़रूरी है डिस्क्लोज़ करना, क्योंकि आजकल तुमने देखा होगा, आजकल जैसे अगर मैं खाने की बात करता हूँ, ठीक है ना, पीपल आर नाउ मूविंग टूवर्ड जो खाना होता है ऑर्गेनिक फूड पे वो शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक फूड पे वो शिफ्ट हो रहे हैं। फास्ट फूड थोड़ा सा कम हो रहा है, फास्ट फूड में भी लोग प्रेफर करते हैं कि जो थोड़ा सा ओट वाली चीज़ होती है या जो हेल्दी होती है, मैदा कम हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा ये चीज़ लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही कंपनीज़ के ऊपर भी लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी कंपनी जब काम करती है उसको सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखना, उसको सोसाइटी का फ़ायदा भी देखना है, उसको सस्टेनेबिलिटी का भी देखना है, रिसोर्सेज भी के वेस्टेज ना हो, और क्लाइमेट का भी फ़ायदा देखना है। ऐसा ना हो कि कंपनी ऐसी चल रही है, वो इतनी ज़्यादा गैसेस कर रही है कि उसने सारा अपना आसपास का क्लाइमेट ख़राब कर दिया, सारा जो जिस गांव में जिस एरिया में वो था वो सारा एरिया ख़राब हो रहा है, लोग मर रहे हैं, डजेंट मैटर, हमें तो बस पैसा कमाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई दीज डिस्क्लोजर्स आर क्रिएटेड। इससे कंपनी की एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कंपनी का एक लॉन्ग टर्म विजन वो क्लियर हो जाता है, और कोई भी इन्वेस्टर जो होगा उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कंपनी इन दोनों स्टैंडर्ड्स पे वर्क करे, बिकॉज तभी वो पैसे इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि अगर मान लो लेट से कोई कंपनी ये चीज़ फॉलो नहीं कर रही, जैसे मैं जस्ट एन एग्जांपल कह रहा हूँ, फैक्ट वैसे नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल, जैसे महिंद्रा है। वैसे महिंद्रा ने तो अपनी कार्स बनानी शुरू कर दी है, इनकी EV कार्स आ गई हैं, EV कह रहा हूँ, सॉरी, महिंद्रा की क्या कहते हैं, हाँ, महिंद्रा की EV कार्स आ गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉक्सवैगन, ठीक है,
फॉक्सवैगन की अगर तुम बात करो, फॉक्सवैगन की कोई ईवी कार नहीं है आज की डेट में। फॉक्सवैगन की सिर्फ एक वो आती है मार्केट में, जो इंडिया की मैं बात करूं, इनकी एक आती है मतलब पसाट है इनकी, एक टाइगुन है, एक टिगुआन है, ऐसी कार्स हैं। एंड मेजरली सारी ही पेट्रोल कार्स हैं, बहुत कम है जो इनकी डीजल कार्स हैं, ईवी में काम ही नहीं करती। तो कोई भी पर्सन जो होगा, अगर ये इन्वेस्टर है, वो शायद अभी फॉक्सवैगन में पैसे इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा अपने आप को रेजिस्ट करे। वो कह रहा है कि यार तो खाली पेट्रोल कार्स बनाती है, टाटा ने तो ईवी कार्स बनानी शुरू कर दी हैं, तो टाटा के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी ना, टाटा की ग्रोथ होगी, कंपनी भी टाटा को सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। अगर ये सिर्फ पेट्रोल कार्स बनाते तो गवर्नमेंट तो इनके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, हो सकता है कार्स इनकी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए, और क्योंकि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस बढ़ा देगी, और गवर्नमेंट के टैक्स बढ़ेंगे, कार महंगी हो जाएंगी, लोग लेंगे नहीं, इनकी सेल कम हो जाएगी। तो इन्वेस्टर्स आर राइट नाउ ऑल्सो वेरी कीन टू नो हाउ द कंपनीज आर वर्किंग फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। इसके लिए बने हैं IFRS S1 एंड S2। यही है इन दोनों का पर्पस, और कुछ नहीं है। तुम थ्योरी पढ़ोगे तुम्हारी और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बट यही है इन दोनों का पर्पस कि कंपनीज को अपनी बुक्स में रादर दैन जो उसने काम किया है उसके अलावा ये भी डिस्क्लोज करना होता है कि हाउ कंपनीज आर वर्किंग टूवर्ड्स दिस सस्टेनेबिलिटी एंड हाउ कंपनीज आर वर्किंग टूवर्ड्स द क्लाइमेट। जो भी कंपनी जिस भी फील्ड में काम करती है, एनर्जी की फील्ड में, फार्मर्स, रिटेलर्स, किसी भी तरीके से जो काम कर रहे हैं, उनको ये बताना है कि हम इन दोनों फील्ड के लिए क्या काम कर रहे हैं, इन दोनों फील्ड में हम कैसे चीज़ समझ रहे हैं, जो भी रिस्क है, सस्टेनेबिलिटी रिस्क, हम उनको कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। जैसे ईवीज का बहुत आ रहा है, फॉक्सवैगन अभी ईवी नहीं कराती, तो फॉक्सवैगन के लिए इट्स अ सस्टेनेबिलिटी रिस्क फॉर फ्यूचर। इसके लिए सस्टेन करना फॉक्सवैगन के लिए अब एक रिस्क हो गया। क्यों? क्योंकि अगर वो ईवी कार्स नहीं बनाएगी तो पीपल विल नॉट टेंड टू बाय पेट्रोल कार्स। जब गवर्नमेंट ने ही बोल दिया कि आपको ईवी कार्स तब तक फेज बनानी है, और ईवी कार्स लोगों को लेनी है, सस्ती भी होंगी, पेट्रोल में टैक्सेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो इनके लिए रिस्क है इनकी कार्स ना बिके। देयर इज़ अ रिस्क फॉर देम कि शायद इनकी कार्स ही ना बिके। ठीक है ना? तो इसीलिए इनको इस रिस्क को अपॉर्चुनिटी बनाना पड़ेगा कि हम जल्दी से अपनी थोड़ी ईवी कार्स बनानी शुरू कर देते हैं। दिस इज़ वॉट दीज टू स्टैंडर्ड्स टॉक अबाउट। आई होप तुम सबको ये दोनों स्टैंडर्ड्स क्लियर हो गए हो। जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, FA दैट इज़ F3 विच इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, FR दैट इज़ F7 विच इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और SBR दैट इज़ स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, इन तीनों में इन स्टैंडर्ड्स के बारे में बोला गया है। और यू कैन एक्सपेक्ट कि एग्जाम में 2-4 मार्क्स आ सकते हैं इस चैप्टर में से, इन दोनों स्टैंडर्ड्स में से स्पेसिफिकली, क्योंकि ये अभी आए। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें बस होनी चाहिए, बाकी बुक से पढ़ लेना, और कुछ स्पेसिफिक पूछना हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ अल्टीमेट टाइम।